आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। रांची से जमशेदपुर की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जिसे स्थानीय लोग खूनी हाईवे भी कहते हैं, उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। सिर्फ राहुल की पुरानी मारुति 800 की हेडलाइट्स ही उस घने अंधेरे को चीर रही थी। राहुल एक युवा पत्रकार था जो अपनी पहली बड़ी स्टोरी की तलाश में था। उसे जमशेदपुर में एक पुराने किले के रहस्य पर रिपोर्ट करने का काम मिला था, लेकिन आज रात उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो वैसे तो तर्कवादी था, भूतों प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज इस हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अजीब जगह है, उसने बुदबुदाया, स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर भी धुंधले दिख रहे थे, जैसे वे भी इस भयानक रात से डरकर छिपने की कोशिश कर रहे हों। उसने रेडियो ऑन किया, सोचा शायद कोई गाना या खबर सुनकर मन बहल जाएगा, लेकिन रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। बीच बीच में आती हुई अजीब सी खरखराहट, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। राहुल ने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। उसे याद आया, कुछ दिन पहले ही उसने एक स्थानीय ढाबे पर इस हाईवे के बारे में सुना था। एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, बता रहा था कि ये हाईवे आत्माओं का बसेरा है। बाबूजी, रात में मत निकलिएगा इस रास्ते पर, यहाँ हर मोड़ पर मौत नाचती है। जो गया वो वापस नहीं आता, या आता भी है तो पहले जैसा नहीं रहता। ड्राइवर ने अपनी बात खत्म करते हुए कांपते हाथों से चाय का कप उठाया था। राहुल ने तब उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया था, लेकिन अब इस सुनसान सड़क पर उसे उन बातों में कुछ सच्चाई सी लगने लगी थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक काली परछाई गुजरी। राहुल ने तेजी से ब्रेक लगाए। टायर सड़क पर घिसटते हुए एक तीखी आवाज के साथ रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या था वो? उसने सोचा। उसने अपनी हेडलाइट्स को परछाई की दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की बूंदें जो विंडशील्ड पर गिर रही थी। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिमाग में एक और विचार कौन था। क्या वो बूढ़ा ड्राइवर सही था? उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, एक धुंधली सफेद आकृति। उसकी सांसें अटक गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। राहुल ने अपनी आंखें मली। नींद आ रही है मुझे, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ नींद नहीं थी, ये डर था। मौसम और खराब होता जा रहा था। बारिश तेज हो गई थी और बिजली लगातार कड़क रही थी। सड़क पर पानी जमा होने लगा था। राहुल को लगा कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स कुछ कमजोर हो गई है। रोशनी कम होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल रही हो। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन खांसने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। राहुल ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो सड़क के बीचों बीच फंस गया था। उसका फोन चेक किया, कोई नेटवर्क नहीं था। बढ़िया, अब क्या करूं? उसने हताश होकर स्टीयरिंग पर हाथ पटका। उसने बाहर देखा। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उसे अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा। उसने बोनट खोला और इंजन को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो चौंक गया और तेजी से पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था।
उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, जैसे उनमें कोई रोशनी न बची हो। राहुल ने उसे पहले नहीं देखा था। वो कहां से आया? क्या हुआ बेटा? बूढ़े आदमी ने धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो। गाड़ी खराब हो गई है बाबा, राहुल ने जवाब दिया, अभी भी थोड़ा डरा हुआ। ये हाईवे ऐसा ही है बेटा, यहां हर रात कुछ न कुछ होता है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी नजरें सड़क पर दूर कहीं टिकी थी। तुम अकेले हो? हाँ, राहुल ने कहा। अकेले मत रहना इस रास्ते पर, बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। यहां आत्माएं भटकती हैं, उन लोगों की आत्माएं जिनकी मौत इस सड़क पर हुई है। राहुल को उसकी बातें सुनकर अजीब लगा, लेकिन वो डर भी रहा था। आप कौन हैं बाबा, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमक सी आई, लेकिन वो तुरंत बुझ गई। मैं भी यही का हूं बेटा, यही रहता हूं, उसने कहा, और फिर उसकी नजरें फिर से सड़क पर टिक गई। राहुल को लगा कि बूढ़ा आदमी कुछ छिपा रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। मदद? यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता बेटा, यहाँ सब अपनी अपनी नियति से जूझते हैं। तभी राहुल को लगा कि बूढ़े आदमी के पैरों के पास से एक धुंधली सी रोशनी निकल रही है। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और बूढ़े आदमी के शरीर को ढकने लगी। राहुल ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। बाबा, राहुल चिल्लाया। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। भागो बेटा, यहां से भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी आवाज अब और भी धीमी और गूंजती हुई थी, और फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा आदमी हवा में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ बारिश की आवाज और हवा का शोर बचा था। राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। वो बूढ़ा आदमी एक आत्मा थी, इस हाईवे पर भटकती हुई एक आत्मा। वो तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भागा। उसने फिर से चाबी घुमाई, इस बार पूरी ताकत से, और एक चमत्कार हुआ। इंजन खांसते हुए स्टार्ट हो गया। राहुल ने बिना एक पल भी गवाए एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसकी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी। उसे लगा कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है, एक धुंधली परछाई जो उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उसने स्पीड और बढ़ा दी। सड़क पर अचानक एक मोड़ आया। राहुल ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन उसे लगा कि स्टीयरिंग जाम हो गया है। गाड़ी सीधे एक बड़े पेड़ की ओर जा रही थी। नहीं, वो चिल्लाया। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ स्टीयरिंग को पकड़े हुए है और उसे पेड़ की ओर खींच रहा है। उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी की सारी घटनाएं घूमने लगी। क्या ये उसका अंत था? क्या वह भी उन आत्माओं में से एक बन जाएगा जो इस हाईवे पर भटकती है? अचानक स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। गाड़ी तेजी से मुड़ी और पेड़ से टकराने से बच गई। राहुल ने गहरी सांस ली। वो पसीने से तरबतर था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के पास एक छोटा सा ढाबा भी था जिसकी बत्तियां जल रही थी। राहुल ने सोचा कि उसे वहीं रुकना चाहिए। वो इस भयानक रात में और आगे नहीं जा सकता था। उसने गाड़ी रोकी और कांपते पैरों से बाहर निकला। ढाबे के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो चाय बना रहा था। उसने राहुल को देखा और मुस्कुराया। आइए बाबूजी, क्या हुआ? इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? ढाबे वाले ने पूछा। मैं रांची से आ रहा हूं। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी।
राहुल ने हकलाते हुए कहा। ओह, इस हाईवे पर ऐसा होता रहता है, ढाबे वाले ने कहा। आइए चाय पीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। राहुल ढाबे के अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने ढाबे वाले को अपनी आप बीती सुनाई, बूढ़े आदमी के बारे में बताया और कैसे उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी। ढाबे वाला उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब राहुल ने अपनी बात खत्म की तो ढाबे वाले ने एक लंबी सांस ली। बाबूजी, आप अकेले नहीं हैं। इस हाईवे पर हर रात ऐसी घटनाएं होती हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 33 है, जिसे लोग खूनी हाईवे कहते हैं। लेकिन क्यों? राहुल ने पूछा। कई साल पहले इसी जगह पर एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई थी, ढाबे वाले ने बताया। एक बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई थी। उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। वे शांति नहीं पा सकी है। तो वो बूढ़ा आदमी, वो भी उन्हीं में से एक था? राहुल ने पूछा। ढाबे वाले ने सिर हिलाया। हो सकता है, यहाँ कई आत्माएं हैं बाबूजी। कुछ मदद मांगती है, कुछ सिर्फ अपना दर्द बयां करती है और कुछ बदला लेना चाहती है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। बदला? हाँ, बदला, ढाबे वाले ने कहा। उन लोगों से जो इस हाईवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, या उन लोगों से जो उनकी मौत का कारण बने थे। राहुल ने चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। चाय गर्म थी, लेकिन उसे अंदर से ठंड लग रही थी। तो क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए? उसने पूछा। हाँ बाबूजी, रात यही बिताइए, सुबह होने पर निकलिएगा, ढाबे वाले ने सलाह दी। ये हाईवे दिन में शांत रहता है, लेकिन रात में ये एक अलग ही दुनिया बन जाता है। राहुल ने ढाबे वाले की बात मान ली। वो जानता था कि इस रात में और आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। उसने ढाबे में ही एक कोने में सोने का फैसला किया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बूढ़े आदमी का चेहरा घूम रहा था। उसे लगा कि ढाबे के बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था और बारिश अभी भी हो रही थी। उसे लगा कि सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, धुंधली आकृतियां जो एक दूसरे से बात कर रही थी। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन आकृतियां गायब नहीं हुई। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और ढाबे वाले को जगाया। बाबा, बाहर कोई है, मुझे कुछ आकृतियां दिख रही हैं। राहुल ने घबराकर कहा। ढाबे वाले ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। शांत हो जाओ बाबूजी, वो आत्माएं हैं, वो आपको कुछ नहीं करेंगी जब तक आप उन्हें परेशान न करें। लेकिन वो मेरी तरफ आ रही थी, राहुल ने कहा। वो बस आपको देख रही होंगी, ढाबे वाले ने कहा। उन्हें अकेला छोड़ दो, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगी। राहुल को ढाबे वाले की बातें सुनकर और डर लगा। उसे लगा कि वो एक जाल में फंस गया है। वो इस हाईवे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वह रात में ऐसा नहीं कर सकता। सुबह होने में अभी कई घंटे थे। राहुल ने अपनी घड़ी देखी, 3 बजे थे। रात अभी भी जवान थी। उसे लगा कि वो इस रात को कभी नहीं भूल पाएगा। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपने में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे भागने के लिए कह रहा था। उसे सड़क पर पड़े हुए शव दिखे जो उसकी ओर देख रहे थे। उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है, कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। वो पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने देखा कि ढाबे वाला गहरी नींद में सो रहा था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा।
बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे। सड़क पर सन्नाटा था। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। उसने अपनी गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी वही खड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। राहुल ने सोचा कि उसे अपनी गाड़ी में ही जाकर बैठना चाहिए। शायद वहां उसे थोड़ी शांति मिलेगी। वो धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया और सड़क पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? वो चिल्लाया। उसे लगा कि हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके चारों ओर का तापमान अचानक गिर गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आ रही है। तभी उसे अपने सामने एक औरत की आकृति दिखी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। वो उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो वही सड़क पर पड़ा रहा, उस भयानक आकृति को देखता रहा। औरत की आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो हवा में चल रही हो। राहुल को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। जैसे ही वो आकृति उसके पास पहुंची, उसने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल के चेहरे को छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। औरत ने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वो उसे कुछ बता रही है, कुछ चेतावनी दे रही है। तभी ढाबे वाले की आवाज आई। बाबूजी, क्या हुआ? ढाबे वाले की आवाज सुनते ही औरत की आकृति तेजी से पीछे हटी और हवा में घुल गई। राहुल ने गहरी सांस ली। वो अभी भी कांप रहा था। ढाबे वाला उसके पास आया और उसे उठाने में मदद की। क्या हुआ बाबूजी? आपने चिल्लाया क्यों? मैंने एक औरत को देखा, राहुल ने हकलाते हुए कहा। सफेद साड़ी में, उसकी आंखें लाल थी। ढाबे वाले ने एक लंबी सांस ली। वो वही आत्मा है बाबूजी, जो इस हाईवे पर भटकती है। वो उन लोगों में से एक थी जिनकी मौत उस दुर्घटना में हुई थी। वो मुझसे क्या कह रही थी? राहुल ने पूछा। मुझे नहीं पता बाबूजी, आत्माएं अपनी बातें अलग तरीके से कहती हैं, ढाबे वाले ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको चेतावनी दे रही थी। राहुल ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वो अब इस हाईवे पर एक पल भी नहीं रह सकता। उसे यहां से निकलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यहां से जाना है बाबा, राहुल ने कहा। मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। ढाबे वाले ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट हो गया। उसने ढाबे वाले को धन्यवाद कहा और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसकी नजरें सड़क पर जमी हुई थी। उसे लगा कि वो अब अकेला नहीं है। उसे लगा कि कई आंखें उसे देख रही हैं। कई आत्माएं उसका पीछा कर रही हैं। जैसे ही वो हाईवे पर आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स फिर से कमजोर हो गई है। रोशनी कम होती जा रही थी। उसे लगा कि सड़क पर कुछ धुंधली आकृतियां नाच रही हैं। उसने स्पीड और बढ़ा दी। उसे लगा कि वो अब एक रेस में है, एक रेस जिसमें उसे अपनी जान बचानी थी। अचानक उसे अपनी गाड़ी के सामने एक बच्ची की आकृति दिखी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी ओर देख रही थी। राहुल ने तेजी से ब्रेक लगाए। गाड़ी एक तीखी आवाज के साथ रुक गई। बच्ची की आकृति वही खड़ी थी, उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई भावना न हो। राहुल को लगा कि वह उसे कुछ बताना चाहती है। उसने धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया। कौन हो तुम? उसने पूछा। बच्ची ने अपना हाथ उठाया और सड़क पर एक दिशा की ओर इशारा किया। राहुल ने उस दिशा में देखा। वहां दूर एक पुराना टूटा हुआ पुल था। वहां क्या है?
राहुल ने पूछा। बच्ची ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राहुल को लगा कि उसे उस पुल की ओर जाना चाहिए। उसे लगा कि उस बच्ची की आत्मा उसे वहां बुला रही है। उसे लगा कि उस पुल पर कोई रहस्य छिपा है जिसे उसे सुलझाना था। उसने धीरे से एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी को पुल की ओर बढ़ा दिया। उसकी नजरें बच्ची की आकृति पर जमी हुई थी, जो अब भी वही खड़ी थी, उसकी ओर देख रही थी। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, बच्ची की आकृति हवा में घुल गई। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि वो अब एक ऐसे रहस्य के करीब है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। पुल पुराना और जर्जर था। उसके नीचे एक सूखी नदी थी। पुल के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। राहुल गाड़ी से उतरा और पत्थर के पास गया। उसने पत्थर पर लिखी हुई बातें पढ़ी। वे हिंदी में लिखी हुई थी। यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला, जो इस हाईवे पर मरे। वे आज भी यहाँ रहते हैं। जो उनके रहस्य को सुलझाएगा वही उन्हें शांति देगा। राहुल को समझ आ गया था, यह हाईवे सिर्फ एक खूनी हाईवे नहीं था। ये एक ऐसा स्थान था जहां अन्याय हुआ था और उसे उस अन्याय को सुलझाना था। उसे लगा कि ये उसकी पत्रकारिता का सबसे बड़ा काम होगा। एक ऐसा काम जो उसे सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक नायक बना देगा। उसने अपने फोन निकाला और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसे लगा कि उसे हर पल को रिकॉर्ड करना चाहिए। उसे लगा कि उसे इस हाईवे के रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहिए। वो पुल के चारों ओर देखने लगा। उसे लगा कि हवा में कुछ फुसफुसाहट है। उसे लगा कि कई आत्माएं उसे देख रही हैं, उसे सुन रही हैं। तभी उसे पुल के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दर्द में हो। राहुल ने धीरे से पुल के नीचे देखा। वहां एक पुरानी टूटी हुई कार पड़ी थी। कार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जैसे वो कई सालों से वही पड़ी हो। कार के अंदर कुछ हड्डियां पड़ी थी। राहुल को लगा कि ये वही कार थी जो उस दुर्घटना में शामिल थी। उसे लगा कि ये वही लोग थे जिनकी आत्माएं इस हाईवे पर भटक रही थी। उसने धीरे से कार के पास गया। उसे लगा कि कार के अंदर से एक ठंडी हवा निकल रही है। उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। तभी उसे कार के अंदर से एक आवाज आई, एक धीमी कांपती हुई आवाज, हमें न्याय चाहिए। राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने फोन को और पास किया। कौन हो तुम? उसने पूछा। हम वो हैं जिन्हें धोखा दिया गया, आवाज ने कहा। हम वो हैं जिन्हें मारा गया। किसने मारा तुम्हें? राहुल ने पूछा। एक आदमी ने, एक अमीर आदमी ने, जिसने हमें कुचल दिया और भाग गया, आवाज ने कहा। उसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल को लगा कि उसे उस आदमी का पता लगाना चाहिए। उसे लगा कि उसे उन आत्माओं को न्याय दिलाना चाहिए। उसका नाम क्या था? राहुल ने पूछा। आवाज ने एक नाम बताया, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर राहुल चौंक गया। वो नाम एक बहुत बड़े उद्योगपति का था, जिसका नाम उसने कई बार अखबारों में पढ़ा था। तो वो आदमी जिंदा है? राहुल ने पूछा। हाँ, वो जिंदा है और वो हर रात इस हाईवे पर आता है, आवाज ने कहा। वो हमें देखने आता है, वो हमें सताने आता है। राहुल को लगा कि उसे उस आदमी को पकड़ना चाहिए। उसे लगा कि उसे उस आदमी को उसके गुनाहों की सजा दिलानी चाहिए। उसने अपने फोन में उस नाम को रिकॉर्ड कर लिया। उसे लगा कि ये उसकी सबसे बड़ी स्टोरी होगी, एक ऐसी स्टोरी जो पूरे देश को हिला देगी। तभी उसे लगा कि पुल के ऊपर से एक गाड़ी आ रही है। राहुल ने जल्दी से छिप गया। उसने देखा कि एक काली लग्जरी कार पुल पर रुकी। कार से एक आदमी बाहर निकला। वो सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। राहुल ने उसे पहचान लिया। वो वही उद्योगपति था
जिसका नाम आत्माओं ने बताया था। उद्योगपति पुल के बीचों बीच खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम अभी भी यही हो? उसने धीमी, क्रूर आवाज में कहा। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। राहुल को लगा कि ये आदमी पागल है। वो आत्माओं से बात कर रहा था। उद्योगपति ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली और उसमें से कुछ तरल पदार्थ सड़क पर छिड़कने लगा। राहुल को लगा कि वह कुछ अजीब कर रहा है। तभी उसे लगा कि उद्योगपति के पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी है, एक बच्ची की आकृति, वही बच्ची जिसे राहुल ने पहले देखा था। बच्ची की आकृति ने अपना हाथ उठाया और उद्योगपति की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उद्योगपति ने बच्ची की आकृति को देखा और हंसने लगा। तुम मुझे डरा नहीं सकती, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी बच्ची की आकृति ने अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाया और उद्योगपति के गले को पकड़ लिया। उद्योगपति कांपने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाया। लेकिन बच्ची की आकृति ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे और कसकर पकड़ने लगी। उद्योगपति की सांसें अटकने लगी। राहुल ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसे लगा कि वो एक हॉरर फिल्म देख रहा है, लेकिन ये असली था। ये सब असली था। उद्योगपति का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। वो छटपटाने लगा और फिर एक पल में उद्योगपति का शरीर ढीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। बच्ची की आकृति ने उसे छोड़ दिया। राहुल ने देखा कि बच्ची की आकृति धीरे धीरे हवा में घुल रही है। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसे लगा कि उसे न्याय मिल गया था। राहुल धीरे से अपनी जगह से उठा। वो उद्योगपति के पास गया और उसे देखा। वह मर चुका था। राहुल ने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी, एक ऐसी स्टोरी जो पूरे देश को हिला देगी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट किया। वो जानता था कि उसे अब यहां से निकलना था। उसे पुलिस को बुलाना था। उसे दुनिया को इस हाईवे का रहस्य बताना था। जैसे ही वो हाईवे पर आगे बढ़ा, उसे लगा कि हवा में एक अजीब सी शांति है। आत्माएं अब शांत थी। उन्हें न्याय मिल गया था। राहुल ने अपनी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने आत्माओं को शांति दिलाई थी। लेकिन उसे पता था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 हमेशा के लिए उसके दिमाग में एक खूनी हाईवे के रूप में रहेगा। एक ऐसा हाईवे जहां उसने मौत और न्याय का सामना किया था। और उसे ये भी पता था कि वो कभी रात में इस हाईवे पर वापस नहीं आएगा, कभी नहीं।